बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उनके ख़िलाफ़ 8 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया था। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की जानिब से उसको कलअदम करार दे दिया गया है। ईमान मज़ारी वगैरह का जो जिस्मानी रिमांड था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। और साथ अदालत की जानिब से आज़म सवाती को कल 9 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है और अदालत की जानिब से जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं उसको आगे मैं समझता हूँ कि ये मुस्बत असरात हैं। और जब से नए चीफ़ जस्टिस आए हैं, नए चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो कार्रवाई है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसे फ़ैसले जिनकी कौम को काफ़ी लंबे अरसा से इंतज़ार था वो फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े सरप्राइज़ हैं इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी। लेकिन असल चीज़ ये है कि अदालत अगर आइन और कानून के साथ खड़ी हो जाएगी तो अवाम का एतमाद तब ही बहाल होगा। और अदालत के ऊपर जो अवाम का एतमाद बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचा है, एतमाद का जो फुकदान आया है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो आज के फ़ैसले हैं ये उसमें बेहतरी का सबब बनेंगे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में आज अहम केस की समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेशावर हाई कोर्ट क्यों लोग जाते हैं? पेशावर हाई कोर्ट इस वजह से जाते हैं कि वहाँ से रिलीफ़ मिल जाता है और यहाँ से रिलीफ़ नहीं मिलता अगर हम बात करें किसी और अदालत की। यही वजह है कि लोग पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नईम पंजोता वो पेशावर हाई कोर्ट, शेख वकास अकरम पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद राजा बशारत पेशावर हाई कोर्ट। तो ये सारे पेशावर हाई कोर्ट इसलिए समी इब्राहिम जो साफ़ी हैं वो भी आज पेशावर हाई कोर्ट गए हुए थे फांसी ज़मानत के लिए। राजा बशारत को 21 नवंबर तक गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ख़ान ने समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 14 रोज़ के अंदर दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया, जबकि ANF ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। वकील ANF ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ANF को किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है। अब पहले क्या होता था कि सिर्फ हिफाज़ती ज़मानत दी जाती थी, अब सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए तमाम सूबों से मुकदमात की तफसीलात भी मांगी जा रही हैं अदालतों की जानिब से। जस्टिस शकील अहमद ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हमने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट मांगी थी, उसका क्या बना? असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पूरे पाकिस्तान से तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दिया जाए। अदालत ने राजा बशारत की हिफाजती ज़मानत 21 नवंबर तक तोसी करते हुए उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली है। 14 दिन में उनकी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इसी तरीके से शेख वकास अकरम आज पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे, उनकी भी मुकदमात की तफसीलात मांगी गई थी। उनकी भी अदालत ने 14 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत में तोसी करते हुए मुकदमात की तफसीलात मांगी है। और नईम हैदर पंजोता वो अदालत में गए थे और अदालत ने उनको भी 21 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत दी है। समी इब्राहिम को 14 नवंबर तक अदालत ने ज़मानत दी है। और अदालत सिर्फ़ आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहती है और अदालत ने हर सूरत आइन और कानून की पासदारी का जो हलफ उठाया उसके मुताबिक काम कर रही है। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA उसके महकमा इमिग्रेशन के अफसरान और एहलकारों के करप्शन में मुलव्वस होने के शवाहिद मिलने के बाद 2 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। 15 अफसरान और एहलकारों की तनज़ली की गई है। FIA जिसने फ़्रॉड को रोकना है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, जिसने साइबर क्राइम को रोकना है, उसके अपने अफसरान 2 अफसरान और बाकी 15 मुलाजमीन हैं जिनकी तनज़ली की गई है और 2 अफसरान को बरतरफ किया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक FIA इमिग्रेशन के अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ करप्शन और बदउनवानी साबित हो गई। इस हवाले से बदउनवानी में मुलव्वस अफसरान और एहलकारों में सब इंस्पेक्टर और ASI और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। सबूत मिलने के बाद 2 अफसरान को नौकरी से निकालने के साथ साथ 15 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। तनज़ली के बाद 6 ASI को हेड कांस्टेबल बना दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर की ASI के ओहदे पर तनज़ली की गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक करप्शन में मुलव्वस 8 हेड कांस्टेबल्स की भी कांस्टेबल के ओहदे पर तनज़ली की गई है। करप्शन में मुलव्वस तमाम अफसरान और एहलकारों के महकमाना कार्ड ज़ब्त करके उन्हें एडमिन ब्रांच हेड क्वार्टर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। ये FIA के मुलाजमीन हैं और FIA के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और जिसकी बुनियाद पर फिर उनके 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया और बाकियों की ग्रेड उनकी तनज़ली की गई है। ये FIA की जानिब से कार्रवाई की गई।
دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ اعظم سواتی کا کیس تھا۔ اعظم سواتی سے پہلے ہم ایمان مزاری کے کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ تھا، لیکن اس کو ساتھ دہشت گردی لگا دی، دہشت گردی کے ساتھ ہی بغاوت اور اس طرح کی دفعات ایڈ کر دیں۔ اب اس پر 3 دن کا جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کر دیا۔ اس ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا۔ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس ریمانڈ کو معطل کیا۔ آج ایک طرف ان کو جو عدالت میں پیش کیا ہوا تھا، دہشت گردی عدالت میں، دوسری جانب ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کے خلاف دہشت گردی کا ریمانڈ آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی۔ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے وکیل کیسر امام اور زینب جنجوعہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو ریمانڈ کی درخواست پڑھنے کی ہدایت کی۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے ریمانڈ کی درخواست پڑھی۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ کے حساب سے آرڈر ٹھیک ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جی آرڈر ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق ریمانڈ آرڈر ایسے ہوتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کی کون سی گائیڈ لائن؟ وہ جو عمران خان کے کیس میں اور صنم جاوید کے کیس میں دی گئی تھی۔ وہ ڈویژن بینچ کی، چونکہ وہ اتنا تگڑا فیصلہ تھا کہ جس کا حوالہ آج ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، چونکہ اس میں لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اور کئی کیسز کا حوالہ دے کے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی گئی تھی، جس میں 10 روزہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا دہشت گردی عدالت لاہور نے، اور جو بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا اور پھر ریزننگ دی تھی اور پھر اس میں سارا کچھ بتایا تھا۔ یہی بات چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ جو آپ نے درخواست دی ہے ریمانڈ کے لیے اور اس کے لیے جو جج صاحب نے، اب جج صاحب نے کیا لکھا؟ جج صاحب نے کہا جی کہ یہ ان کو پیش کیا گیا، پروسیکیوشن نے 30 دن ریمانڈ مانگا، 30 دن کے ریمانڈ مانگا، اور 30 دن کا ریمانڈ بہت زیادہ ہے، 3 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے اور ان کو پرسوں پیش کیا جائے 31 اکتوبر کو۔ اب یہ بھی کوئی ریمانڈ ہے، آپ ریمانڈ دے رہے ہیں 3 دن کے لیے، کسی انسان کی آپ کسٹڈی پولیس کو دے رہے ہیں، اس کے آپ کسی کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں، تو ریزن تو دیں کہ کن گراؤنڈز پر، کس ایویڈنس کی بنیاد پہ، کس لاء کے تحت آپ اس کا ریمانڈ یا اس کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، کوئی ریزننگ تو دیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے یا کیس پرائما فیشا ان کے خلاف نہیں بنتا، تو آپ اس کو ڈسچارج کریں، بجائے اس کے کہ آپ 3 دن کا ریمانڈ دے رہے ہیں۔ چونکہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر ایک پیرامیٹرز بنا چکی ہے، جس کی وجہ سے پھر لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے بعد جتنے مقدمات ہوئے ہیں، لوگوں کو گرفتار ہوا ہے، اکثر ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اکثر جوڈیشل مجسٹریٹ کی یہی جو مبینہ طور پر پنجاب کالج والا بچی والا معاملہ تھا، تو تمام کے تمام لوگوں کو ڈسچارج کیا۔ کیوں کیا؟ چونکہ عدالتوں کو علم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے ریمانڈ نہیں دینا، بلکہ آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق ریمانڈ آرڈر ایسے ہوتے ہیں، شارٹ آرڈر کر دیتے ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے۔ آپ نے کیا کیا ہے اس کے اوپر؟ چیف جسٹس نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ آج ہی درخواست ضمانت دائر ہو گئی ہے، کل ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ اب اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اعظم سواتی جو کہ علیم گنڈا پور کے ساتھ 4 اکتوبر کا جو احتجاج تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب اعظم سواتی چونکہ اس کی اس طرح سوشل میڈیا کا ٹیمیں نہیں ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کریں یا بہت زیادہ اس کے اوپر بات کریں، تو وہ ایک بزرگ سیاستدان ہیں۔ پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، سب سے زیادہ تشدد اور سب سے زیادہ تکلیف ان کی تھی یا شہباز گل کی تھی، پھر اس کے بعد باقیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے۔ تو اب اعظم سواتی 8 مقدمات میں اور ہر مقدمے میں الگ ریمانڈ دیا جا رہا تھا، اور اگر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ اٹھاتی تو یہ چیزیں کسی اور طرف چلی جانی تھیں، اور کسی صورت بھی ان کا جو ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ 8 مقدمات ابھی صرف 3-4 میں ریمانڈ ہوا تھا، 3-4 میں ابھی ریمانڈ رہتا تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا کہ یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر تگڑی کارروائی شروع کر دی۔ کل آپ نے دیکھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ابوالحسنات ذوالقرنین کے حوالے سے ریمارکس دیے، آج بہرحال ریمارکس انہوں نے اس طرح نہیں دیے، لیکن رپورٹ جو آئی اس کے اوپر آرڈر ضرور کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ سمیت 8 نہیں 12 مقدمات ہیں اس پہ، یہ نئے مقدمات تھے
डी चौक वाले 12 के 12 मुकदमात में आज़म सवाती का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपने गुज़श्ता रोज़ के गुस्से को बिला जवाज़ करार देते हुए रिमार्क्स में कहा कि जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, जो हम फैसले में नहीं लिख सकते वो मैं अदालत में भी नहीं कहना चाहिए, मुझे इस पर अफसोस है। दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बताया कि जज ने जज के मुताबिक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया। अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर क्या गलत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जज के मुताबिक 13 मुकदमात है, उस तमाम अमल में वक्त तो लगता है, क्या प्रोसिक्यूशन का आज़म सवाती का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगने का कोई इरादा है। जज ने यह सवाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मैं इस हवाले से अभी कोई बयान नहीं दे सकता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि आज़म सवाती अब तमाम मुकदमात में गिरफ़्तार हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड हो चुका तो वह तमाम मुकदमात में गिरफ़्तार हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड ख़त्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे अब क्यों रिमांड मांग रहे हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा मेरा गुज़श्ता रोज़ का गुस्सा काबिल जवाज़ नहीं था, मुझे इस पर अफसोस है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये समझते हैं कि ये जो 12 मुकदमात में रिमांड दिया गया ये दुरुस्त नहीं है। अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के 2 ऑर्डर्स आज कलअदम हुए हैं, एक 12 मुकदमात में आज़म सवाती का जिस्मानी रिमांड और एक ईमान मज़ारी का जो जिस्मानी रिमांड है वो कलअदम हुआ है और अदालत की जानिब से अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया गया है। वहीं पे जस्टिस सम्मन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने आज़म सवाती की किसी भी और मुकदमे में गिरफ़्तारी से रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आज़म सवाती को कल सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। आज़म सवाती की जानिब से उनके वकला पेश हुए। अदालत ने आज़म सवाती को कल सुबह 9 बजे हाई कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़म सवाती की हिफाजती ज़मानत दायर कर रखी है कि इन 12 मुकदमात के अलावा अब किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए और उनके मुकदमात की तफसीलात दी जाए। उस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि आज़म सवाती को कल सुबह, अब हिफाजती ज़मानत के लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा उनको पेश करें, वो पेश हो जाएंगे तो उनकी किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोक दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी था कि अदालत हुक्म देती कि हर सूरत उनको पेश करें। पहले भी आपने देखा है, मैं समझता हूँ कि अगर आमिर फ़ारूक साहब जैसी अदालत से इतने बड़े फ़ैसले आ रहे हैं, फिर रजिस्ट्रार को आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमारे रजिस्ट्रार ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को नोटिस किया था, अगर आपके पास नोटिस नहीं पहुंचा तो आप ख़ुद अपने ऑफिस की इंक्वायरी करें और आप कार्रवाई करके मुझे बताएं। और यही काम जस्टिस सम्मन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने किया कि आमिर जो आज़म सवाती उसको अदालत पेश करें, उनका हक़ है, उनको अदालत पेश करें, उसके बाद अदालत इसको डिसाइड करेगी। कल सुबह 9 बजे आज़म सवाती को भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें और बेहतर हूँ और आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।